प्यारे विद्यार्थियों, हमने पिछले वीडियो में जाना कि संश्लेषित रेशे क्या हैं, रेशे के प्रकार कौन कौन से हैं, प्राकृतिक रेशे क्या हैं, कृत्रिम रेशे क्या हैं, रेयॉन क्या है और कपास किस प्रकार का बहुलक है, बहुलक के बारे में भी जाना। तो आज हम जानते हैं कि नायलॉन क्या है, क्योंकि हम संश्लेषित रेशे के प्रकार पढ़ रहे थे, उसमें हमने रेयॉन पढ़ लिया था। अभी इस वीडियो में हम जानेंगे कि नायलॉन क्या है, नायलॉन को किस प्रकार से निर्मित किया जाता है, नायलॉन के क्या क्या उपयोग हैं। इसके अलावा हम जानेंगे कि पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर के उपयोग क्या क्या हैं, और टेरिलिन क्या है, पीईटी क्या है। इन सभी के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे। अभी हम जानते हैं नायलॉन क्या है। रेयॉन की तरह ही नायलॉन भी संश्लेषित रेशा है। नायलॉन क्या है? नायलॉन भी एक संश्लेषित रेशा है, अर्थात यह एक इसे कृत्रिम रेशा भी कह सकते हैं। और ये कृत्रिम रेशा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये मानव द्वारा निर्मित होता है। नायलॉन का निर्माण सबसे पहले जो नायलॉन का निर्माण किया गया था वो कोयला, जल और वायु तीनों को मिला करके नायलॉन का निर्माण किया गया। आगे जानते हैं, नायलॉन का रेशा बहुत ही प्रबल होता है, अर्थात बहुत मजबूत होता है। जो नायलॉन का रेशा है वो बहुत मजबूत होता है। पुनः बता देते हैं, नायलॉन एक कृत्रिम रेशा है। नायलॉन का निर्माण कोयला, जल और वायु तीनों को मिला करके किया जाता है। नायलॉन का रेशा बहुत ही मजबूत और प्रबल होता है। नायलॉन यह प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। नायलॉन क्या है? सबसे पहले जो पूरी तरीके से मानव द्वारा जो निर्मित रेशा है वो सबसे पहले नायलॉन को निर्मित किया गया। इसे 1931 में बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया। जब सबसे पहले 1931 में इसे बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल के, अर्थात प्राकृतिक मतलब पेड़ पौधे और जंतुओं से कोई भी कच्चा माल प्राप्त नहीं किया गया इसके लिए, और नायलॉन का निर्माण किया गया। नायलॉन का रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है, अर्थात इसकी खींचने की क्षमता है ना अच्छी है, और यह हल्का होता है। दोबारा से बता देते हैं, नायलॉन का रेशा प्रबल होता है, प्रत्यास्थ होता है और हल्का होता है। यह रेशा चमकीला और धुलने में सुगम होता है, आसानी से इसको धो सकते हैं, अर्थात इसकी सफाई आसानी से हो जाती है। दोबारा से रिवाइज करते हैं, यह प्रथम पूर्णतः संश्लेषित रेशा है। जो सबसे पहले मानव ने जो रेशा निर्मित किया था वो नायलॉन था। इसे 1931 में इसे बिना किसी प्राकृतिक कच्चे माल का उपयोग किए बिना बनाया गया। मतलब प्राकृतिक पदार्थों का उपयोग नहीं किया गया। जो पेड़ पौधे और जंतुओं से जो पदार्थ प्राप्त होते हैं उनका उपयोग नहीं किया गया और नायलॉन का निर्माण किया गया। नायलॉन का रेशा प्रबल अर्थात मजबूत, प्रत्यास्थ के बारे में अभी बताएंगे। प्रबल, प्रत्यास्थ और हल्का होता है। प्रत्यास्थ का अर्थ होता है कि किसी भी वस्तु को इतना अधिक खींचा जाए कि एक सीमा के बाद कोई भी वस्तु टूट जाती है, चाहे वो रबड़ हो, एक सीमा के बाद वो टूट जाती है। लेकिन नायलॉन का रेशे की जो खिंचाव है वो अच्छा है, मतलब बहुत अधिक हम इसको खींच सकते, इसकी प्रत्यास्थता अधिक है और यह हल्का होता है। इसके अलावा नायलॉन का रेशा चमकीला होता है और इसकी सफाई करने या धोने में आसानी रहती है। आगे हम जानते हैं नायलॉन के अन्य गुणधर्म। नायलॉन का रेशा इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है। जो नायलॉन का रेशा है वो इस्पात के तार से भी अधिक प्रबल होता है, अर्थात मजबूत होता है। ये बहुत अधिक मजबूत होता है। अब हम इसके उपयोग देखते हैं।
नायलॉन के रेशे को चित्र में आप देख सकते हैं कि नायलॉन के रेशे के रस्से बनाए जाते हैं जो चट्टानों पर जिनके माध्यम से चढ़ा जा सकता है। तो जो चट्टानों पर चढ़ने वाले रस्से हैं उनमें नायलॉन के रेशे का इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जो पैराशूट होता है उसके जो रस्से होते हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं और इन चीज़ों के लिए मजबूत रस्सों की आवश्यकता होती है। तो नायलॉन क्या है, बहुत मजबूत होता है। इसी प्रकार जो पर्दे होते हैं उनमें भी नायलॉन का उपयोग किया जाता है। तो जो जुराबें होती हैं, रस्से होते हैं, तंबू होते हैं, दांत साफ करने की जो ब्रश होती है, जिस ब्रश से हम दांत साफ करते हैं उसमें भी नायलॉन का उपयोग होता है। दोबारा से बता देते हैं, जुराबें, रस्से, तंबू, दांत साफ करने की ब्रश में भी नायलॉन का उपयोग होता है। इसी प्रकार स्लीपिंग बैग, जिस बैग को हम पीठ पर टांग लेते हैं, तो उसके जो पट्टे होते हैं वो भी नायलॉन के बने होते हैं। स्लीपिंग बैग के पट्टे नायलॉन के बने होते हैं और पर्दे भी नायलॉन के रेशे से ही बनते हैं। आइए अब हम जानते हैं पॉलिस्टर क्या है, पॉलिस्टर के क्या क्या उपयोग हैं। पॉलिस्टर भी संश्लेषित रेशा है, अर्थात यह भी एक मानव निर्मित रेशा है। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। अधिकतर जो वस्त्र बनाए जाते हैं वो पॉलिस्टर के बनाए जाते हैं, तो इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। इस रेशे से बने वस्त्रों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। जो पॉलिस्टर से जो रेशे बनते हैं उनमें आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, मतलब जो सिकुड़न पड़ जाती है वो पॉलिस्टर के रेशों से बने वस्त्रों में नहीं पड़ती। जो पॉलिस्टर के रेशे होते हैं ये सपाट होते हैं, आसानी से धुल जाते हैं, अर्थात जो पॉलिस्टर से बने हुए जो कपड़े होते हैं वो आसानी से धुल जाते हैं। पुनः बता देते हैं, पॉलिस्टर भी एक संश्लेषित रेशा है, अर्थात यह भी एक मानव निर्मित रेशा है। इसका उपयोग वस्त्र निर्माण में किया जाता है। इस रेशे से बने वस्त्रों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती, अर्थात इन रेशों से जो वस्त्र बनते हैं उनमें सिकुड़न नहीं पड़ती आसानी से। यह पॉलिस्टर सपाट होता है और आसानी से धुल जाता है। जिस प्रकार से नायलॉन आसानी से धुल जाता है, इसी प्रकार पॉलिस्टर भी आसानी से धुल जाता है। इसकी साफ सफाई आसानी से हो जाती है। आइए जानते हैं पॉलिस्टर के उदाहरण कौन कौन से हैं। टेरिलीन एक लोकप्रिय प्रकार का पॉलिस्टर है। जो टेरिलीन है एक लोकप्रिय प्रकार का पॉलिस्टर है। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जाता है। इनको क्या करते हैं, सबसे पहले बहुत महीन रेशों में खींचा जाता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है। आइए जानते हैं पेट क्या है। पेट PET, इसका पूरा नाम पॉली एथिलीन टरथेलेट है। दोबारा से बता देते हैं, PET का पूरा नाम पॉली एथिलीन टरथेलेट है। PET भी टेरिलीन की तरह ही एक पॉलिस्टर है। यह एक सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर है। इसको बहुत अच्छी तरीके से सभी लोग जानते हैं कि PET है वो पॉलिस्टर है। इसके उपयोग के बारे में हम अगली स्लाइड में जानेंगे। उससे पहले हम एक बार दोबारा से रिवाइज कर देते हैं कि टेरिलीन, सबसे पहले टेरिलीन जानते हैं। टेरिलीन एक लोकप्रिय प्रकार का पॉलिस्टर है, जो कि सभी लोग इसके बारे में जानते हैं, इसलिए इसको लोकप्रिय प्रकार का पॉलिस्टर कहते हैं। इसे बहुत महीन रेशों में खींचा जाता है, जिन्हें फिर किसी भी अन्य तंतु के समान बुना जा सकता है, अर्थात इसे सबसे पहले महीन रेशों में खींचते हैं, फिर जैसे अन्य तंतुओं को बुनते हैं वैसे ही टेरिलीन को भी बुनते हैं। PET का पूरा नाम पॉली एथिलीन टरथेलेट है। PET भी टेरिलीन की तरह ही एक पॉलिस्टर है, जो कि जिसको सभी लोग जानते हैं, इसलिए इसे सुपरिचित प्रकार का पॉलिस्टर कहते हैं। आइए इसके उपयोग के बारे में जानते हैं। PET के उपयोग, PET के माध्यम से हम, अर्थात पेट के माध्यम से हम बोतलें,
बर्तन, फिल्म इत्यादि उपयोगी उत्पाद बना सकते हैं। अर्थात पीईटी के माध्यम से बोतलें, बर्तन, फिल्म इत्यादि उपयोगी उत्पाद बनाने में यह उपयोगी है। पॉलिस्टर, पॉली प्लस एस्टर से मिलकर बना है। पॉलिस्टर क्या है? पॉली और एस्टर से मिलकर बना है। जहाँ पॉली का अर्थ होता है अनेक, अर्थात एस्टर की अनेक इकाइयाँ मिलकर पॉलिस्टर बनाते हैं। आइए जानते हैं कि पॉलिस्टर में एस्टर क्या है, कि एस्टर किसको कहते हैं। एस्टर का अर्थ है कि एस्टर वे रसायन हैं जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। जो फलों में जो गंध आती है, जो खुशबू आती है, वो एस्टर के माध्यम से आती है। अर्थात जो दूर दूर तक फलों की जो सुगंध आती है वो एस्टर के माध्यम से आती है। एस्टर ही वो रसायन है जो फलों को उनकी गंध प्रदान करते हैं। पॉलिस्टर निर्मित कपड़े पॉलीकोट, पॉलीवूल तथा टेरिलीन इत्यादि नाम से बेचे जाते हैं। जो पॉलिस्टर के जो माध्यम से जो कपड़े निर्मित किए जाते हैं वो पॉलीकोट, पॉलीवूल और टेरिलीन आदि नाम से बेचे जाते हैं। आइए जानते हैं पॉलीकोट क्या है, पॉलीवूल क्या है। टेरिलीन के बारे में हम पहले ही जान चुके हैं। पॉलीकोट, पॉली मतलब अनेक, अर्थात पॉलीकोट में पॉली है वो पॉलिस्टर है, प्लस कोट मतलब कॉटन मतलब कपास। अर्थात जो पॉलीकोट बना है वो पॉलिस्टर और कपास से मिलकर बना है। तो पॉलीकोट जो कपड़े बनाए जाते हैं वो पॉलिस्टर और कपास को मिला कर के बनाए जाते हैं। इसी प्रकार जो पॉलीवूल जो बनाए जाते हैं उसमें पॉली का अर्थ पॉलिस्टर प्लस वूल का मतलब ऊन। तो पॉलीवूल पॉलिस्टर और ऊन से मिलकर के बनता है। तो पॉलीवूल जो कपड़े मिलते हैं वो पॉलिस्टर प्लस ऊन से मिलकर के बनते हैं। आइए जानते हैं कि एक्रिलिक क्या है, ये किस प्रकार के रेसे हैं। एक्रिलिक को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो हम सर्दियों में जो स्वेटर पहनते हैं, सर्दियों में हम जो स्वेटर पहनते हैं या फिर शॉल और कंबल ओढ़ते हैं, उन सभी में अधिकतर एक्रिलिक का इस्तेमाल होता है। कई स्वेटर और शॉल और कंबल प्राकृतिक रेशों के बनते हैं, लेकिन अधिकतर जो शॉल बनती हैं या कंबल बनते हैं या स्वेटर बनते हैं वो सभी एक्रिलिक के बनते हैं। तो अभी हम इस स्लाइड में जानते हैं। सर्दियों में हम स्वेटर पहनते हैं, शॉल और कंबल ओढ़ते हैं। इनमें से बहुत से प्राकृतिक ऊन के बने नहीं होते हैं। अभी बताया मैंने कि बहुत से जो रेशे होते हैं वो प्राकृतिक ऊन के नहीं बने होते हैं। यद्यपि वे ऊन के समान दिखाई देते हैं, दिखते तो वो ऊन के समान है लेकिन वो ऊन नहीं होते, ऊन के बने नहीं होते हैं, अर्थात वो एक्रिलिक के बने होते हैं। तो यही रेशे एक्रिलिक कहलाते हैं। प्राकृतिक ऊन बहुत मुश्किल से मिलती, अर्थात जब भेड़ और बकरियों की जब ऊन बड़ी होगी उसको काटने के बाद ही हमें प्राकृतिक ऊन मिलेगी, तो आसानी से मिलना मुश्किल है। तो प्राकृतिक ऊन बहुत मुश्किल से मिलती है तथा महंगी मिलती है क्योंकि वो कम मात्रा में प्राप्त होती है, जबकि एक्रिलिक आसानी से मिलती है और ऊन की अपेक्षा सस्ती होती है। अर्थात ऊन है वो महंगी मिलती है और एक्रिलिक सस्ती होती है। एक्रिलिक को अनेक रंगों में रंगा जा सकता है। तो एक्रिलिक है वो अनेक रंगों में मिलती है और ये क्या है, टिका हुआ है। पुनः बता देते हैं, सर्दियों में जब हम स्वेटर पहनते हैं और शॉल और कंबल ओढ़ते हैं तो इनमें से बहुत से प्राकृतिक ऊन के बने नहीं होते हैं, यद्यपि वे ऊन के समान दिखाई देते हैं। यही रेशे एक्रिलिक कहलाते हैं। अर्थात जो हम सर्दियों में कपड़े पहनते हैं, सर्दियों के जो कपड़े पहनते हैं वो ऊन के जैसे दिखाई देते हैं लेकिन वो ऊन के नहीं होते हैं। कई कपड़े ऊन के होते हैं लेकिन ज़्यादातर जो कपड़े होते हैं वो ऊन के नहीं होते हैं, तो ऊन जैसे दिखाई देते हैं। तो ये एक्रिलिक के बने होते हैं। प्राकृतिक ऊन बहुत मुश्किल से मिलती है तथा महंगी मिलती है, जबकि एक्रिलिक आसानी से मिलती है और ऊन की अपेक्षा सस्ती होती है। तो सस्ती है तो लोग उसको अधिक खरीदेंगे। यह अनेक रंगों में मिलती है, अर्थात इस एक्रिलिक को अनेक रंगों में रंगा जा सकता है और यह
टिकाऊ होती है। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद।